हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 19 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये किया गया IIT गांधीनगर के द्वारा। तो IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया। और जो डैशबोर्ड विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य है कि इस संकट के समय अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। यह इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कोरोना वायरस के अनुसार टेस्टिंग की योजना बनाने में प्रशासक, अस्पताल और लोगों की सहायता करने में सक्षम है। साथ ही यह लॉकडाउन के बाद विभिन्न परिदृश्यों में सामुदायिक संक्रमण को रोकने में भी मदद करेगा। और यह अत्याधुनिक महामारी फैलने वाले मॉडल के साथ पैटर्न को जोड़ता है। और यदि ड्राइव थ्रू टेस्टिंग को लागू करने का निर्णय लिया जाता है तो यह शहर के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों की जानकारी हितधारकों के साथ साझा करने में भी सक्षम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन के साथ सहयोग से यह जो ऐप है, यह उपकरण है, ये लॉन्च किया गया है। यानी दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया और इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के साथ मिलकर। और यह एक अनूठा उपकरण पुलिसकर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाता है और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों को पालन करने में भी यह मदद करता है। साथ ही यह थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को अस्पतालों, सुपरमार्केट और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में अपने संपर्क में आए बिना लोगों को इसको स्कैन करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही केंद्रीय नियंत्रण केंद्र के सीधे लाइव इमेजनरी भेजने की भी इसमें सुविधा है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन इसको भी लॉन्च किया है। इस ड्रोन में लगे डे विजन कैमरा की मदद से कर्मियों की वास्तविक छवि को देखने में मदद मिल सकेगी। और इसमें एक लाउड स्पीकर भी लगा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और किसने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा। और यह 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए एक समझौता किया गया है। और इस परियोजना का उद्देश्य रखा गया है कि जो दामोदर घाटी कमान क्षेत्र है, इसमें सिंचाई सेवाओं को बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना और इसमें विवेकशील संपत्ति प्रबंधन के साथ साथ एक आधुनिक प्रबंधन सूचना प्रणाली को भी शुरू करना है। और यह परियोजना 413.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जो AIIB 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर पश्चिम बंगाल सरकार और 123.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच सह वित्त पोषित है। जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जिन लीकुन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया जाता है। तो यह हर साल 17 मई को वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है। यानी विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। और जो इस वर्ष 2020 में इसका थीम रखा गया है वो है कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो ये दिवस है विश्व दूरसंचार दिवस, यह 1969 से 17 मई को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसी दिन यानी 17 मई 1965 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की वर्षगांठ है, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जब पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे तो 1973 में कार्यक्रम को औपचारिक रूप से स्पेन के मलाला टोरमोलिनोस में ITU प्लेनिटोरिटी सम्मेलन के अंदर इसको शुरू किया गया था। और साल 2005 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 17 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मार्च 2006 में हर साल 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में मनाए जाने को प्रस्ताव को स्वीकार किया। और बाद में 2006 में तुर्की के अंताल्या में हुई ITU प्लेनिटोरिटी सम्मेलन में दोनों
दिनों को विश्व संचार और सामाजिक सूचना दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था। ITU का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड हैं होलिनो झाओ, और इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 17 मई को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। इसको भी 17 मई को मनाया जाता है, और इस दिन को पहली बार मई 2005 में मनाया गया था। और इसके अंदर क्या है, इसका उद्देश्य होता है कि जो उच्च रक्तचाप है यानी BP, इसके बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ावा देना और सभी देश के नागरिकों को इस धीरे धीरे मारने वाले कारक को रोकने और नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहित करना। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो उच्च रक्तचाप लीग है, इसकी एक पहल है जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का एक संबद्ध अनुभाग है। 2020 में जो इसका थीम रखा गया है, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग, और यह विषय विश्व की आबादी में उच्च रक्तचाप जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। और WHO ने विश्व कोविड-19 महामारी के कारण 17 अक्टूबर 2020 तक विश्व रक्तचाप दिवस के उत्सव को स्थगित करने की घोषणा की है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अल्टा सुट्टे, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं जुबैर इकबाल, जो पहले HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और अब ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए हैं, और इनको 3 साल की अवधि लिए यहाँ पर नियुक्ति मिली है। और जो जम्मू कश्मीर बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर RK छिब्बर, ये अगले 3 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। और जो ये नियुक्ति करते हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा की जाती है। जम्मू और कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर श्रीनगर में है, और जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड को 1 अक्टूबर 1938 में शामिल किया गया था, और जिसने 4 जुलाई 1939 में से कश्मीर में अपना कारोबार इसने शुरू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है NRAI ने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए एक फिनटेक स्टार्टअप है .पे, इसके साथ समझौता किया है, और यह प्लेटफॉर्म NRAI को डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा। तो जो NRAI है ये भारत में खाद्य और पेय उद्योग का शीर्ष निकाय है। ये साझेदारी मौजूदा फूड दिग्गज एग्रीगेटर्स जोमेटो और स्विगी पर सीधे लागू होगी। इसके अलावा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके साथ भी तालमेल बैठाकर ऑर्डर करने की सुविधा, और जो रेस्तरां है यानी होटल हैं उनकी भागीदारी के लिए सुविधा और विजिबिलिटी प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है। जो NRAI के अध्यक्ष हैं रियाज अमलानी, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। जो .पे है इसकी स्थापना इर्स्टवाइल PayU के सह संस्थापक और प्रबंधक निदेशक शैलाज नाज ने की थी। .पे का मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? तो यह किया है NDMA का मतलब है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण। इनके द्वारा ये राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली ये तैयार किया गया है, और NDMA द्वारा इस डैशबोर्ड को तैयार करने का उद्देश्य है कि प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्य में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को, और जो अब की बार इसकी थीम रखी गई है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुए अकोशी। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री ने DTIS को कितने रुपए की मंजूरी दी है? DTIS यानी रक्षा प्रशिक्षण अवसंरचना योजना, यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मंजूरी दी गई है, और यह दी गई है 400 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली योजना को निजी क्षेत्र की रक्षा और एरोस्पेस
कंपनियों की सस्ती सुविधाओं का प्रशिक्षण करने, इसके साथ साथ उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए हथियारों को मान्य करने की पेशकश के लिए इन्होंने मंजूरी दी है। जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, इसका उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। और जो योजना है ये 5 साल तक चलेगी और जो निजी उद्योग के साथ साझेदारी में ये 6 से 8 प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना करने की परिकल्पना करती है। हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं घर से बाहर था, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई और भारी आवाज़ को मैं रोक नहीं पाया, तो सॉरी। धन्यवाद।